जब आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो आप उसका चेहरा देखते हैं, उससे 2 मिनट मिलते हैं या फिर सिर्फ उसका मूड गैस करते हैं। आई थिंक द ऑब्वियस आंसर इज़ कि आप उससे मिलेंगे, 2 मिनट उसका 2 मिनट उससे बात करेंगे। लेकिन 36 गुण मिलान या अष्टकूट मिलान जो हम करते हैं वो सिर्फ मूड बेस्ड है, यानी कि सिर्फ मूड बेस्ड। उस इंसान का क्या मूड है, हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसका इन्नेट नेचर, उसका बेसिक नेचर, उसकी पर्सनालिटी, हम ये कुछ भी नहीं देखते, जो सिर्फ आता है लगन से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पराशर ऋषि ने कहा है बीपीएचएस में कई बार। 36 गुण मिलान में लगन का कोई जिक्र नहीं है। हम लगन को बिल्कुल नहीं देखते, हम सिर्फ चंद्र को देखते हैं। महर्षि पराशर ने इस श्लोक में क्लियरली कहा है कि किसी भी इंसान का बेसिक नेचर, इन्नेट नेचर, उसकी पर्सनालिटी, उसका फिज़ीक, वो कैसा सोचता है, अगर ये कुछ भी जानना है तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्लैनेट, बाकी के 9 प्लैनेट को देखने से पहले सबसे पहले लगन देखना चाहिए। लगन सबसे पहली चीज़ है जिसके बारे में पराशर ऋषि ने बात की है। मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में भी सबसे पहले पराशर ऋषि ने लगन की बात की है। लगन का जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। लगन मून से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मून से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? कभी आपने सोचा होगा जब रिलेशन में हम बात करते हैं कि हम एक दूसरे का बेसिक नेचर नहीं समझते। मैं उसको बेसिक नेचर ही नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। ये जो बेसिक नेचर है, द इन्नेट नेचर, दिस कम्स फ्रॉम लगन एंड हेंस इसीलिए लगन का जानना सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट ओवरले की तरफ। हम चार्ट ओवरले में आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि किस तरीके से आपके पार्टनर का असेंडेंट, यानी कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, उसका बेसिक नेचर, उसका इन्नेट नेचर आपकी ज़िंदगी के, आपकी हॉरोस्कोप के किस एरिया में ओवरले करता है या किस एरिया में गिरता है और आपकी ज़िंदगी के उस एरिया को किस तरीके से इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें। सबसे पहले ओवरले चार्ट बनाएं अपना और अपने पार्टनर का। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओवरले चार्ट कैसे बनाना है तो ये रहा हमारा सेकंड वीडियो जिसमें मैंने समझाया है कि ओवरले चार्ट कैसे बनाना है। तो प्लीज़ सबसे पहले ओवरले चार्ट बनाइए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके असेंडेंट के साथ फॉल करता है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज आप दोनों का असेंडेंट सेम है। जो आपकी पर्सनालिटीज़, आपका इन्नेट नेचर काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लगन लॉर्ड कहाँ पे फॉल कर रहा है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी फेवरेबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सिर्फ एक रिस्क फैक्टर देखने को देखा गया है, जो होता है क्योंकि आप दोनों का असेंडेंट सेम है तो दोनों के बीच में मोनोटोनिसिटी हो सकती है। चलते हैं हमारे सेकंड हाउस की तरफ। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके सेकंड हाउस में फॉल करता है, सेकंड हाउस होता है फैमिली लीनिएज का, और यहाँ पर जब आपके पार्टनर की पर्सनालिटी आती है तो कई बार क्लैश देखा गया है। आपकी आपकी जो फैमिली लीनिएज है दैट कुड बी डिफरेंट, और आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है दैट मे नॉट मैच एंड दैट कुड बी चैलेंजिंग और समटाइम्स फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा देखा गया है, इसीलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन में 3 पॉइंट्स दिए हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल कॉम्बिनेशन। चलते अपने थर्ड हाउस की तरफ। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट थर्ड हाउस में फॉल करता है देन इट्स अ बेटर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ये हाउस होता है करेज का। आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, आपके पार्टनर का जो बेसिक नेचर है वो आपको सपोर्ट करता है, आप उसको सपोर्टिव पाते हैं किसी भी काम की शुरुआत के लिए, किसी काम को करने के लिए। ये एक बेटर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बस ये हो सकता है क्योंकि ये हाउस कम्युनिकेशन का भी है तो आप आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट में पढ़ सकते हैं। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके फोर्थ हाउस में आता है देन इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जैसा आप देख सकते हैं फ्रिक्शन में सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया है। इट इज़ ओवरऑल अ सपोर्टिव कॉम्बिनेशन। ये हाउस होता है एट पीस। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं आप अपने आप को एट ईज़, एट होम, एट पीस पाते हैं। उसकी सिर्फ प्रेजेंस आपको बहुत सूदिंग लगती है। यहाँ पे एक जो रिस्क फैक्टर आता है वो ये आता है डिपेंडेंसी, आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं। फिफ्थ हाउस, दिस इज डेफिनेटली द परफेक्ट हाउस। जब आपके पार्टनर का असेंडेंट आपके फिफ्थ हाउस में आता है, दिस इज द हाउस ऑफ रोमांस। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप पाएंगे कि आपके पार्टनर की प्रेजेंस, आप उसे नेचुरली अट्रैक्टिव पाते हैं। आपके बीच में एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है, नेचुरल रोमांस है। आपको कुछ एफर्टलेस कॉम्बिनेशन आता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही इशू आता है, वो आता है आप अपने पार्टनर को ओवर आइडियलाइज करते हैं। पार्टनर का सिक्स हाउस में असेंडेंट आना इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। सिक्स हाउस होता है एनिमीज़ का। आपका पार्टनर बेसिकली आपको एक एनिमी जैसी फील देता है। जब भी आप उसकी प्रेजेंस में होते हैं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है।
इट्स नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और वही हमने रिस्क फैक्टर में भी लिखा हुआ है। 7th हाउस अगेन अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जस्ट लाइक 5th हाउस। आपका पार्टनर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पे अगेन द ओनली रिस्क फैक्टर इज आइडियलाइजेशन। 8th हाउस में आना आपके पार्टनर के असेंडेंट का भी अच्छा नहीं है, जस्ट लाइक 6th हाउस। इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन। आपके पार्टनर के असेंडेंट का 8th हाउस में आना अच्छा नहीं होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, उसकी प्रेजेंस, उसकी पर्सनालिटी आपके अंदर चेंजेस लाती है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होते हैं, इसीलिए ये हाउस एक हैवीनेस देके जाता है। 9th हाउस में आपके पार्टनर के असेंडेंट का आना बहुत ही अच्छा होता है। इट्स अ डिवाइन हाउस, आप सभी जानते हैं ये धर्म का घर है। आप दोनों मिलके धर्म की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। इट्स अ वेरी गुड हाउस। यहाँ पे सिर्फ एक ही इशू आ सकता है, रोमांस, बिकॉज रोमांस इज नॉट अ 9th हाउस फोर्टे। 10th हाउस में असेंडेंट का आना अगेन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो भी पावर कपल्स हैं या जो भी प्रोफेशनल कपल्स हैं वो पाएंगे कि उनका पार्टनर जो है, उनके पार्टनर का असेंडेंट अगर 10th हाउस में फॉल कर रहा है तो वो अपने पार्टनर को प्रोफेशनली कैरियर में बहुत ही सपोर्टिव पाएंगे। अगेन द ओनली थिंग इज़ आपका पार्टनर कई बार आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस या बहुत ज़्यादा पेट्रनाइज करने लगता है जो आपको शायद पसंद ना आए। 11th हाउस होता है फ्रेंडशिप का। यहाँ पे आपके पार्टनर के असेंडेंट का आना फिर से बहुत अच्छा होता है, बहुत सपोर्टिव होता है। आपका फ्रेंड, आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह होता है, और कई बार शायद यही कारण बन जाता है थोड़े बहुत फ्रिक्शन का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड होता है इंस्टेड ऑफ अ रोमांटिक पार्टनर। 12th हाउस में आपके पार्टनर का आना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। 12th हाउस होता है बेड प्लेजर्स का, मोक्ष का। यहाँ पे बेड प्लेजर की वजह से फिर भी मैंने सपोर्ट में यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको, बट अदरवाइज बिकॉज ये मोक्ष का घर है, लॉस का घर है, यहाँ पे पार्टनर के असेंडेंट का आना अच्छा नहीं होता है, एंड यू लूज बेसिकली सेंस ऑफ सेल्फ बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ लॉस। तो अभी आपने देखा हमने सिर्फ असेंडेंट की बात की, एंड आई एम श्योर आप सबको एक बेटर आइडिया लगा होगा जो हमें अष्टकूट या 36 गुण मिलान से बिल्कुल नहीं लगता। अब हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल्स की तरफ जो हमने फर्स्ट वीडियो में ओरिजिनल हॉरोस्कोप लिए थे। एक हॉरोस्कोप जिसमें 26 पॉइंट्स मिलते थे लेकिन शादी बिल्कुल नहीं चली, और दूसरा वाला कपल जिसमें सिर्फ 8 पॉइंट्स मिलते थे एंड द मैरिज हैज़ गॉन फॉर मोर देन 45 ईयर्स। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कपल जिनके 26 पॉइंट्स थे एंड देयर मैरिज एंडेड इन डिवोर्स। अगर आप इस चार्ट को देखें, इसमें हमने इनर चार्ट वाइफ का लिया है और हस्बैंड का चार्ट ओवरले में है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हस्बैंड का असेंडेंट है वो वाइफ के 12th हाउस में फॉल कर रहा है। 12th हाउस में असेंडेंट फॉल करने का मतलब होता है लूजिंग सेंस ऑफ सेल्फ। सेम कपल का चार्ट हस्बैंड के परस्पेक्टिव से, यहाँ पे हस्बैंड का चार्ट इनर है और वाइफ का चार्ट ओवरले में है। यहाँ पे जो वाइफ का असेंडेंट है वो हस्बैंड के 2nd हाउस में फॉल कर रहा है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द फैमिली वैल्यूज। तो देखा हमने सिर्फ असेंडेंट देखा, और यहाँ पे भी असेंडेंट से हमको काफ़ी क्लैरिटी मिली है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे कपल की तरफ जिनके सिर्फ 8 पॉइंट्स मिले थे एंड देयर मैरिज इज स्टिल गोइंग ऑन आफ्टर 45 ईयर्स। यहाँ पे भी वाइफ का चार्ट इनर है और हस्बैंड का जो चार्ट है वो ओवरले में है। यहाँ पे हस्बैंड का असेंडेंट वाइफ के 4th हाउस में फॉल कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमने अभी देखा है। 4th हाउस में फॉल करने का मतलब होता है यू फाइंड विद योर पार्टनर एट होम, एट ईज, एट पीस। सेम कपल का चार्ट अगर हम हस्बैंड के चार्ट को इनर बनाएं और वाइफ के चार्ट को उस पर ओवरले करें तो वाइफ का असेंडेंट हस्बैंड के 10th हाउस में फॉल करता है। 10th हाउस भी बहुत सपोर्टिव हाउस होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ये प्रोफेशनली जो स्पाउस होता है वो आपको प्रोफेशनली बहुत सपोर्ट करता है। तो दोनों ही कॉम्बिनेशंस में, या तो 4th में फॉल करे या 10th में फॉल करे, दोनों ही कॉम्बिनेशन में इट्स अ ग्रेट सपोर्ट। अष्टकूट कहता है या गुण मिलान कहता है कि सिर्फ 8 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन अगर हम असेंडेंट ओवरले देखें तो इट्स अ वेरी सपोर्टिव कॉम्बिनेशन। और अभी हमने सिर्फ असेंडेंट ही देखा है, अभी 9 के 9 प्लैनेट्स बाकी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए जाएं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित जी के पास, तो उनसे ज़रूर पूछिए क्या आपने लग्न मैच किया या सिर्फ मून के बेसिस पर ही आपने हमको पॉइंट्स बता दिए हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सन जो रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल इज़ अगेन, और सन इज़ अगेन समथिंग जो अष्टकूट में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। 36 गुण मिलान में सन का भी कोई रोल नहीं है, और हम जानेंगे कि कैसे सन भी एक किसी रिलेशनशिप में, किसी कपल में एक बहुत सारी डिटेल्स आपको बताता है जो 36 गुण मिलान बिल्कुल नहीं बताता। तो गाइज अगेन, जब भी कोई कहे कि कुंडली मैच करती है या कुंडली मैच नहीं करती है तो आप इससे ज़रूर पूछिए क्या असेंडेंट चेक किया, क्या सन चेक किया, क्या मून, मार्स, बाकी के प्लैनेट चेक किए। थैंक्स एंड बाय।